A very warm welcome, my dear students. Welcome to another exciting lecture of law with me, CA प्रीति अग्रवाल. पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, एंड वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं. बिकॉज आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि हमारा एम तो एग्जाम्शन लाना है, उससे एक मार्क भी कम नहीं लाना है. एग्जाम्शन इज 60 मार्क्स प्लस. ठीक है, तो उसी एम से आगे बढ़ेंगे. एंड आज के हमारे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ. हमारे सब्जेक्ट का नाम है कॉरपोरेट एंड अदर लॉज. तो आज हम जानेंगे कि ये कॉरपोरेट लॉ क्या होता है. मतलब हम तो इतने टाइम से कंपनीज एक्ट ही पढ़ते आ रहे थे, अब ये कॉरपोरेट लॉ ये क्या है. क्योंकि हमें यस एग्जाम तो पास करना ही है, लेकिन मुझे लगता है एवरीथिंग इज नॉट जस्ट अबाउट एग्जाम. नो, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, और ये बहुत जरूरी है आज के टाइम पे. क्यों? क्योंकि जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो आपका जो प्रिंसिपल है वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई आप एआई के जमाने के बच्चे हो, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए. यस, तो अगर आप किसी को बोलते हो कि मेरा जो पेपर 2 है वो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज था, कोई आपको पूछ ले भैया कॉर्पोरेट लॉ होता क्या है, तो आप ये नहीं बोल सकते कॉर्पोरेट लॉ मतलब कंपनीज एक्ट होता है. ऐसा नहीं है. तो एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट. तो हम उतने बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. तो आज का हमारा जो सेशन है वो बेसिकली कंपनीज एक्ट क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस किया था, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स रिलेटिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट. मेरे नेक्स्ट सेशन से आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल द डेफिनेशंस. ओके, चलो. तो लेट अस डिस्कस कि हमारा जो सब्जेक्ट है कॉरपोरेट एंड अदर लॉज. तो इसमें ये जो कॉरपोरेट लॉ है, ये वर्ड का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है. लेकिन मैं तो उससे भी बेसिक में स्टार्ट करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जब लॉ पढ़ रहे हो ना, तो लॉ क्या है, क्यों आया था, इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए. तो चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ. मेरे को कोई लीगल डेफिनेशन नहीं चाहिए. आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ. लॉ क्या है. मैम हम तो फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे हैं, आप क्या हमको इतना बेसिक क्वेश्चन पूछो. नहीं, कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो है वो भी भूल जाते हैं. चैट बॉक्स है आपके पास में, सो इन द चैट बॉक्स जस्ट राइट डाउन व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मीनिंग ऑफ लॉ. आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट, नॉट जस्ट अ फ्यू. ओके, सबको पार्टिसिपेट करना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ. लेट्स सी. व्हाट इज लॉ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ. चलो. Yes, law is nothing but set of rules. Rules, rules everywhere. Rules at home. 10 बजे, सॉरी वो मेरे टाइम पे था, 12 बजे से तो पहले घर पे आ जाना. रूल ऑफ कॉलेज, 75% अटेंडेंस इज कंपल्सरी. वी डोंट फॉलो दैट रूल, वो अलग स्टोरी है. रूल तो है ना. रूल ऑफ सोसाइटी, कैन यू वॉक विद अ गन. और किसी ने आपको पुश किया, आपने उसको ही शूट कर दिया. Can you behave in such manner in the society? No. There are rules and you need to follow those rules. When all these rules they come together, it forms an act. And when many acts come together, it forms law. So law is nothing but a set of rules. Rules तो बहुत हैं. Rules घर पे होते हैं कि नहीं, खाना खाने के टाइम पे फोन नहीं देखना है, सब साथ में बैठ के ही खाएंगे, 12 बजे से पहले घर पे आ जाना. बहुत सारे रूल्स होते हैं. देयर आर रूल्स इन कॉलेज, 75% अटेंडेंस इज कंपल्सरी. देयर आर रूल्स इन सोसाइटी. सिमिलरली देयर आर रूल्स इन बिजनेस ऑल्सो. भाई प्रॉमिस किया है, वादा किया है, निभाना तो पड़ेगा. When all these rules they come together, it forms an act. And when many acts come together, it forms law.
So law is nothing but a set of rules. Yes. अच्छा, हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? We are studying the corporate law. So let me write it over here for you. We are studying the corporate law. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैम कॉर्पोरेट लॉ मतलब कंपनीज एक्ट, दे आर द सेम. ऐसा नहीं है. कॉर्पोरेट लॉ जो है ना, वो एक बहुत ही वाइड टर्म है. वो लॉ है. जैसे आपका सब्जेक्ट है ना कॉर्पोरेट लॉ, फिर उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट्स आते हैं. जैसे आप पढ़ रहे हो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, देन यू आर ऑल्सो स्टडिंग द जनरल क्लॉजेज एक्ट, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में कॉर्पोरेट के साथ हम अदर लॉज भी पढ़ रहे हैं. तो ये अदर लॉज में आपके आएंगे जनरल क्लॉजेज एक्ट एक्सेट्रा. तो लॉ जो है वो एक बहुत ही वाइड टर्म रहता है और उसी के अंदर आते हैं एक्ट्स. तो हमारा जो कॉर्पोरेट लॉ है ना, दैट इज अ वेरी वाइड टर्म. अच्छा, कॉर्पोरेट लॉ में क्या आता है? सो दिस इंक्लूड्स, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए. और अगर आप लिखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने नोटबुक में मेरे साथ साथ ही लिख सकते हो. इट इंक्लूड्स द कंपनीज एक्ट. इट इंक्लूड्स, लेट मी से, इट इंक्लूड्स कंपनीज, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड जो भी लॉ है वो यहां पर आ जाएगा. So it includes company, it includes corporations, it includes associations. सिर्फ कंपनी नहीं आएगा, बहुत कुछ आता है. It includes company, it includes corporations and it includes associations. एक लेमैन को अगर आप बोलोगे ना कॉर्पोरेट वर्ड का मीनिंग क्या है, तो एक लेमैन लैंग्वेज में द वर्ड कॉर्पोरेट मीन्स हैविंग सेपरेट लीगल स्टेटस. मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अपनी ओन आइडेंटिटी है. इट हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ. एक सेपरेट स्टेटस है इन द आईज ऑफ लॉ. सो द वर्ड कॉर्पोरेट एक्चुअली मीन्स एनी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सेपरेट लीगल स्टेटस. कॉर्पोरेट लॉ जो है ना, ये वो लॉज कवर करता है विच अप्लाई टू अ कंपनी, कॉर्पोरेशन और एसोसिएशन. अच्छा, इस कॉर्पोरेट लॉ में हम पढ़ने वाले हैं ओनली द एक्ट विच अप्लाइज टू कंपनीज. ठीक है. हमारे वैसे तो बहुत सारे एक्ट्स हैं. ठीक है. कॉर्पोरेट लॉ बहुत वाइड है. वो कंपनीज एक्ट तो इंक्लूड करता ही है, मतलब वो ऐसे लॉज इंक्लूड करता है जो कंपनी को अप्लाई करते हैं. तो वो कंपनी से रिलेटेड लॉ तो इंक्लूड करता ही है, लेकिन वो कॉर्पोरेशन या एसोसिएशन से रिलेटेड लॉज भी इंक्लूड करता है. तो कॉर्पोरेट लॉ एक्चुअली बहुत ही वाइड टर्म है. हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं उसमें से कंपनीज एक्ट. ठीक है. तो लॉ वाइडर टर्म है और उसमें हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ कंपनीज एक्ट. ठीक है. अच्छा, कंपनीज एक्ट के अलावा हम और ऐसे कौन से दूसरे लॉज पढ़ने वाले हैं? वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी द लॉज एप्लीकेबल टू अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. तो जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा था ना, ये उसी का कंटिन्यूएशन है. वो कॉन्सेप्ट्स तो रिपीट हो ही रहे हैं, उनके अलावा भी और सारे और काफी सेक्शंस उन्होंने इंक्लूड किए हैं. तो वी आर गोइंग टू स्टडी अदर लॉज लाइक एप्लीकेबल टू एलएलपी. एक्चुअली ना इंस्टीट्यूट थोड़ा सा अलग से इसको लिखता है एलएलपी, क्योंकि उसकी वेटेज उन्होंने अलग कैलकुलेट की हुई है. वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी द जनरल क्लॉजेज एक्ट. वी आर गोइंग टू स्टडी, ये लॉ तो नहीं है, बट वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. ये कोई एक्ट नहीं है, इट इज जस्ट हाउ टू रीड द स्टैट्यूट्स. And we are also going to study FEMA, that is Foreign Exchange Management Act. ठीक है. तो ऐसे हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं. सो आई होप कि आपको पता चल गया हो कि कॉर्पोरेट लॉ इट्स अ वेरी वाइड टर्म इन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द कंपनीज एक्ट. आप ये भी लिख सकते हो मेरे साथ दैट कंपनीज एक्ट इज
अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। तो ये आपको वन सेंटेंस में हमारे पूरे सब्जेक्ट और टॉपिक्स के बारे में बता देगा। आपको लिखना है वो, तो सिर्फ एक सेंटेंस लिख लो मेरे साथ में। कंपनीज एक्ट इज अ पार्ट ऑफ corporate law. This actually explains everything. Corporate law is actually a very broad subject. Companies Act उसमें से काफी specific हो जाता है. It is an act which applies to companies only. तो उस act में ऐसे provisions होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी को ही अप्लाई करते हैं. ओके okay? अच्छा, ये भी तो सोचो, व्हाट इफ देयर आर नो रूल्स? मतलब हम तो एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर लॉज बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, लेकिन कभी आपने सोचा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर ये रूल्स नहीं होते तो तो आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता, मतलब कुछ प्रॉमिस किया होता, और वो अगर फुलफिल नहीं करता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। व्हाट इफ देयर आर नो लॉज? मतलब एक ऐसी सोसाइटी इमेजिन करो जहां पर कोई लॉ ही नहीं है। मैम, फॉर अ टाइम बिंग तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ टोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। मतलब रोड पे हम जैसी गाड़ी चलाना चाहे चला सकते हैं, कोई लॉ ही नहीं, मतलब घर पे भी कोई रूल्स ही नहीं है। इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जब ये आपके मम्मी डैडी ना 4-5 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं और आप अकेले हो, कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, मतलब कभी भी सो, कभी भी उठो, कुछ भी खाओ, पार्सल मंगाओ, टीवी देखो, सारा दिन आप ऐसे ही बैठे रहो, वेब सीरीज देखो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। 2-3 दिन अच्छा लगेगा, एंड देन यू विल स्टार्ट मिसिंग दैट ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लाइफ। तो एक ऐसी सोसाइटी इमेजिन करो जहां पर कोई लॉ ही नहीं है, मतलब कोई कैसे भी फंक्शन कर रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। कैन यू लिव इन सच अ सोसाइटी? आप गाड़ी चला रहे हो, इमेजिन करो आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, कोई सिग्नल ही नहीं है, कोई कहीं से भी आ रहा है। मैम, सिग्नल होने के बावजूद भी लोग ऐसे ही आते हैं। हम वो आई ऑल्सो एग्री। मैं जब गाड़ी चलाती थी ना, मैंने 10 साल पहले, वो टाइम पे मुझे लगता है ट्रैफिक कम था, लेकिन लोग भी थोड़े से ना पेशेंट थे। अभी तो गाड़ी चलाना इज लाइक इम्पॉसिबल। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से भी लोग आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, एंड मतलब सामने से डायगनली साइड से कभी ऑटो आ रहा है, कभी बाइक आ रही है। यू हैव टू बी सो केयरफुल ना। तो कभी कभी मुझे लगता है फॉरेन कंट्री में बहुत अच्छा है, इतने सारे कैमरास है ना, लोग डरते हैं। तो रूल्स होंगे, स्ट्रिक्ट लॉज होंगे, तो कितना इजी हो जाएगा ना। वरना अगर लॉ ही नहीं है तो लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे। आपने किसी को प्रॉमिस किया कि भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगी, तू मुझे एक अच्छा सा लैपटॉप लेके आना। तू अब्रॉड जा रहा है ना, वहां पे बहुत सस्ते और अच्छे लैपटॉप मिलते हैं, मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगी। तो वो बोलता है दे दो, मैं वहां पे कैसे खर्चा करूंगा? तो आपने उस पर भरोसा करके उसको 1 लाख रुपीज दे दी और ये बोला कि तू मेरे लिए ना फॉरेन से लैपटॉप लेकर आना। अब वो आ तो गया, लेकिन आपका लैपटॉप लाया ही नहीं। अगर कोई लॉ ही नहीं होता, अगर कोई रूल्स ही नहीं होते, तो क्या आप कोई एक्शन ले पाते? बिल्कुल भी नहीं। So laws, rules, they are very important so that the rights of the parties are protected. तो जब हमने आपको फाउंडेशन में लॉ पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो वी हैड स्टार्टेड विद द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्योंकि जो भी चीज है, आप मतलब आप कुछ भी कर रहे हो ना, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी कंपनी अगर कुछ प्रॉमिस कर देती है या कोई कंपनी को कुछ प्रॉमिस करता है, तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही आएगा ना। कंपनी कैन टेक एक्शन, लेकिन उसके पहले तो कॉन्ट्रैक्ट आएगा ना। दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड बाय टीचिंग यू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो प्रोमिसेस अगर आपने किए हैं, वादा किया है, निभाना तो पड़ेगा। और अगर नहीं करोगे ना, सो वी हैव वेरी स्ट्रिक्ट लॉज, वी हैव वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स, वी विल टेक एक्शन। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग लॉज इन अवर कंट्री। अच्छा, अब ये लॉ मतलब बनता कैसे है? मैम, इतना सब आने वाला है क्या एग्जाम में? मतलब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। यस, इट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम। कहाँ पर आएगा ये? आपको याद है आपने फाउंडेशन में पढ़ा था जो फर्स्ट चैप्टर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो उसमें एक पार्ट था कि लॉ कैसे बनता है। वो सेम पार्ट रिपीट होगा व्हेन वी स्टडी द जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो अभी पढ़ लेते हैं, वहां पर इजी हो जाएगा। हमको वैसे भी इसकी नॉलेज तो है ही ना, फाउंडेशन में हमने पढ़ा था। लेकिन वो तो ठीक है, वो तो थ्योरी है ना। मैं आपको उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भाई हमारे लॉ लेक्चर्स हैं एकदम ड्राई नहीं होने चाहिए।
आपको ऐसे लगना चाहिए कि मैम हम तो रोज ये लाइफ जी रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं था कि हमारी रोज की लाइफ में हम लॉज इतना यूज करते हैं। अच्छा चलो, लॉ कैसे बनता है ना वो समझने के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल पहले ना एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि आपको कॉलेज में ना उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला है। मैम, आपने तो हमारी सबसे बड़ी दुखती रग पे हाथ रख दिया मैम, प्रोजेक्ट इतने प्रोजेक्ट्स देते हैं ना, कोई फ़ायदा ही नहीं है, आजकल तो सब चैट जीपीटी से हो जाता है, क्यों देते हैं क्या पता, लास्ट मिनट भी तो करते हैं हम। कंप्लेन मत करो, मेरी बात सुनो। अच्छा, मान लो कि आपको ना कॉलेज में एक प्रोजेक्ट वर्क दिया है, ठीक है? अब आप क्या करते हो प्रोजेक्ट में रिसर्च करोगे, फाइनल रिपोर्ट तो नहीं बनाओगे ना एक साथ में। आप सबसे पहले क्या करते हो? आप एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करते हो ना? मुझे ना ये जभी भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तो मेरे आर्टिकलशिप के डेज़ याद आ जाते हैं। आर्टिकलशिप में पता नहीं क्यों बट आई वाज़ द वन हू वुड मेक द ड्राफ्ट रिपोर्ट, ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट। मेरे सीनियर्स हैं ना, मुझे ही बोलते थे, "तू ड्राफ्ट रिपोर्ट बना" और फिर उसमें वो लोग चेंजेस करके आगे प्रेज़ेंट करते थे। और वो इतनी आदत हो गई कि जब मैंने जॉब स्टार्ट किया, व्हेन आई क्वालिफाइड एंड इमीडिएटली आई स्टार्टेड वर्किंग, तो वहाँ पर भी मेरे सीनियर्स मुझे आके वो जो मेरे टीम वाले थे ना, "तू ड्राफ्ट रिपोर्ट बना फिर हम देखते हैं।" फिर मुझे लगा ऐसा है क्या कि सारे जूनियर्स को ड्राफ्ट रिपोर्ट ही बनानी पड़ती है। बट देन आई रियलाइज्ड कि दे ट्रस्टेड दैट स्किल कि भई ये सब लिख देगी प्रॉपर्ली, क्योंकि मेरे सीनियर ने ना बाद में मुझे बोला, मैं उसको कंप्लेन करती थी, "क्या ना आप मेरे को ही हमेशा ड्राफ्ट बनाने के लिए बोलते हो?" तो वो बोलता है कि देख, एडिटिंग करना ना बहुत ईज़ी होता है कि तूने तो पूरा लिख दिया, एडिटिंग बहुत ईज़ी है। लेकिन वो ड्राफ्ट बनाना, सोचना, लिखना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो इट ट्रीट इट एज़ अ लर्निंग। तो मुझे लगता था कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है और वो जो मुझे हैबिट थी और वो जो आर्टिकलशिप में ड्राफ्ट बनाए, बाद में भी मैंने ड्राफ्ट रिपोर्ट्स जब भी बनाती थी, तो अब जब कोई मुझे बोलता है कि ये स्क्रिप्ट लिख दो या फिर ये बुक बना दो, ये अब बुक ऑथर की है मैंने जो, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमारी लाइफ में स्टूडेंट्स जो भी होता है ना, दैट इज़ ऑल फॉर समथिंग, मे बी 5-6 इयर्स, 10 इयर्स डाउन द लाइन। सब कुछ हमें सिखा ही रहे हैं। चलो, तो सपोज़ आपको ना ड्राफ्ट रिपोर्ट बनानी है, ठीक है? सॉरी, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो आप क्या करते हो? सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाते हो और फिर बाद में वो आप अपनी मम्मी को दिखाओगे या फिर आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करोगे। फिर वो बोलेंगे, "नहीं-नहीं, इसमें ना थोड़े से चेंजेस करो।" ठीक है? सो दे विल सजेस्ट सर्टेन चेंजेस। फिर आपको चेंजेस करोगे, आप मतलब आप रीड करते हो, फिर डिस्कस करते हो, चेंजेस करते हैं, फिर आप रीड करते हो, तो ऐसे मल्टीपल प्रोसेसेस के बाद फिर जाके आप सैटिस्फाई होते हो कि नहीं, हाँ, अब सब कुछ ठीक है। एंड देन यू मेक योर फाइनल रिपोर्ट। यस? तो सबसे पहले आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की, उसका एक ड्राफ्ट बनाया, फिर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने मेंटर के साथ, अपने टीम के साथ आपने उसको डिस्कस किया। जो भी चेंजेस थे, आपने उसमें वो इनकॉर्पोरेट किए और फिर जाके आपकी फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी हो गई। ठीक है? इसके इंटरनल्स के मार्क्स भी हैं। अब यही प्रोसेस है ना, आप अपने दिमाग में रखो और इसी को ना लॉ कैसे बनता है उसके साथ आप रिलेट करो। ओके? नाउ यू विल बी एबल टू रिलेट बेटर। सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। ऐसे नहीं होता कि भई एक्ट है तो हम रेडी हो गए उसके साथ में। नहीं, नहीं, नहीं। सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। इस ड्राफ्ट को हम बोलते हैं बिल, ठीक है? आपको प्रोसेस दिखा दूँ कैसे होता है? मेरे पास इमेजेस भी हैं। लेकिन ये जो मेरा प्रोजेक्ट वाला एग्ज़ाम्पल था ना, कि आप कैसे प्रोजेक्ट बनाते हो, ये अपने दिमाग में रखो एंड देन लेट्स डिस्कस, ठीक है? अब सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनता है व्हिच इज नोन एज अ बिल, ठीक है? तो व्हाट इज अ बिल? इट इज नथिंग बट अ ड्राफ्ट। दिस ड्राफ्ट इज देन प्लेस्ड बिफोर आइदर लोक सभा और राज्य सभा। तो इट इज प्रेजेंटेड टू आइदर लोक सभा और राज्य सभा। ऐसा हो सकता है कि द बिल इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द लोक सभा। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि वो लोकसभा के पहले इंट्रोड्यूस होगा फिर राज्यसभा, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। अ बिल मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर द लोकसभा और द राज्यसभा। ऐसे कुछ बिल्स हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू ऑल दोस थिंग। ऐसे स्पेसिफिक बिल्स हैं जो सिर्फ राज्यसभा में ही पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होंगे
लेकिन लेट अस अज्यूम दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग द बिल इन द लोकसभा, ठीक है। अब दीज आर टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी, तो हमने फाउंडेशन में भी पढ़ा था। देयर आर टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मैं अज्यूम कर रही हूं कि हमारा जो बिल है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। सो द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। अब बिल आया है, वो डिस्कशन के लायक है कि नहीं, ये भी तो मुझे देखना पड़ेगा ना। तो पहले हम वो बिल को गो थ्रू करते हैं, फिर उसको डिसाइड करते हैं कि भाई आ तो गया है, लेकिन क्या ये डिस्कशन करने लायक है कि भी नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ, इस पे डिस्कशंस होनी चाहिए, तो वी हैव अ स्टैंडिंग कमिटी। ये देखो, सबसे पहले अ बिल इज देन इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। मेरे एग्जाम्पल में मैंने अज्यूम किया कि वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। सो वी इंट्रोड्यूस अ बिल इन द लोकसभा। अब लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना कि एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। आपको पता है, जब इंस्टीट्यूट कोई भी नया चेंज लाता है, जैसे उन्होंने सिलेबस चेंज किया था, तो वो सबसे पहले लोगों को बताते हैं कि देखो ये हमारा प्रपोज्ड सिलेबस है। और वाकई उन्होंने ऐसा किया था 2024 में। जब उन्होंने नया सिलेबस लाया था, तो ऐसे ही नहीं लेके आए थे। उन्होंने पहले एक ड्राफ्ट बनाया कि देखो ये हम नया सिलेबस लाना चाहते हैं एंड दिस इज व्हाट वी प्रपोज। तो जो प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो क्वालिफाइड है, मतलब क्लियर कर चुके हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट हैं, तो उनको हमने बोला भाई तुम देखो, पढ़ो, बताओ कि इसमें कुछ चेंजेस करें कि नहीं। तो ऐसा नहीं होता है कि भाई आपने सोच लिया और वो बन गया। तो पहले इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, एंड देन उसको एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं, सुनो सुनो एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। अदरवाइज स्टूडेंट्स, मेंबर्स मेंबर्स ऑफ आईसीआई, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो मेंबर्स है, उनको कैसे पता चलेगा ना। तो बताया जाता है कि देखो एक कुछ हम ऐसा प्रपोजल लेकर आए हैं। तो कैसे बताएंगे, तो वो अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं या फिर वो पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं। जैसे इंस्टीट्यूट के जो यूट्यूब चैनल है उस पे आ जाता है, उनकी वेबसाइट पे आ जाता है। अनाउंस करते हैं कि नहीं। सिमिलरली, जब एक बिल पार्लियामेंट के कोई हाउस में प्रेजेंट किया जाता है, तो उसके बाद में ऑफिशियल गैजेट में उसकी नोटिफिकेशन आती है। मैम, ये ऑफिशियल गैजेट होता क्या है? Official Gazette is actually a publication by the government to make public announcements. एक टाइम था जब बकायदा प्रिंटिंग होती थी इन द गवर्नमेंट प्रेस, ठीक है, गवर्नमेंट की एक प्रेस थी, वहां पर ये ऑफिशियल गैजेट की बुक प्रिंट की जाती थी। लेकिन अब डिजिटल जमाने में कौन प्रिंटिंग करता है ना। तो सेंट्रल जो गैजेट है वो तो बंद ही हो गया है। देयर आर टू गैजेट्स, एक सेंट्रल होता है, एक स्टेट होता है। सेंट्रल गैजेट जो होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स करती है उसमें, और जो स्टेट का गैजेट होता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है फॉर द स्टेट लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं उसे। तो दो गैजेट होते हैं, सेंट्रल और स्टेट। हम फिलहाल सेंट्रल की ही बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल गैजेट जो है वो अब ई गैजेट ही हो चुका है। कैसे दिखता है ये देखो, ऐसे ना अभी गैजेट आता है, इसको ई गैजेट बोलते हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन भी इसको सर्च कर सकते हो, गैजेट ऑफ इंडिया उनकी वेबसाइट है, वहां पर जाके ई गैजेट मिलेगा आपको। आर्काइव्स भी मिलेंगे, पुराने पुराने जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं ना, वो सब भी मिलेंगे आपको। जब हम जनरल क्लॉजेज एक्ट वगैरह पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको लेकर जाऊंगी वो वेबसाइट पे। तो इस तरीके से अनाउंसमेंट की जाती है, सुनो सुनो दुनिया वालों, एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस हुआ है पार्लियामेंट में। तो लोगों को पता चल जाता है कि एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, कुछ चेंजेस तो आने वाले हैं। देन वी रिफर दैट टू द स्टैंडिंग कमिटी फॉर एग्जामिनेशन कि भाई ये डिस्कशन करने लायक है कि भी नहीं। फिर फिर वहां जो पार्ट जहां पर इंट्रोड्यूस किया है वहां पर जनरल डिस्कशंस होती हैं कि चलो भाई देखें क्या है बिल में। अरे ये तो बहुत गलत है, हाँ ये सही है, अरे इसको चेंज करना चाहिए। फिर लोग कोई फेवर में होते हैं, कोई अगेंस्ट होता है। तो डिस्कशंस होती है, वोटिंग होती है, एंड देन डिबेट के बाद इट इज आइदर पास हो जाता है, या फिर हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम तो इसको पास नहीं करने वाले, हम तो बिल्कुल मानते नहीं है ये जो भी लिखा है इसमें।
अगर सपोज लोकसभा में ओके वो डिबेट होता है, रीडिंग होती है, तो एक बार अगर लोकसभा में पास हो जाता है बिल, फिर वो राज्यसभा में जाता है और ये पूरा प्रोसीजर रिपीट होता है कि उसके पास पहले पूरी रीडिंग होती है, पहले रीडिंग करते हैं, पूरा रीड करते हैं, रीड करने के बाद उस पर डिबेट करते हैं, कुछ उसके सपोर्ट में, कुछ उसके अगेंस्ट बात करते हैं। उसके डिबेट के बाद अगर राज्यसभा में भी वो बिल पास हो जाता है, तो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, then it goes to the president for his approval, for his consent, या फिर assent भी बोलते हैं उसे। हमारे कंट्री में the president और the parliament is the law making authority। तो इंडिया में जो भी लॉज है ना, वो पार्लियामेंट बनाता है। मैं सेंट्रल लॉज की बात कर रही हूँ। स्टेट लॉज तो उसका स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वही बनाती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग अथॉरिटी इन अवर कंट्री एट द सेंट्रल लेवल। तो जब प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल दे देते हैं, तब वो बिल लॉ बन जाता है, ठीक है। देन दिस बिल बिकम्स एन एक्ट। एक बार फिर से गो थ्रू करें। A bill is introduced in either house of parliament। मैं अज्यूम कर रही हूं कि हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब बिल इंट्रोड्यूस किया है, दुनिया को बताओ, सुनो सुनो दुनिया वालों, एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, अब हम उस पर डिस्कशन करेंगे। देन इट इज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। ये पब्लिक अनाउंसमेंट्स के लिए एक पब्लिकेशन है, एक आप बोल सकते हो ई पब्लिकेशन है, जहां पर हम अनाउंसमेंट करते हैं। एक बार ऑफिशियल गैजेट में उसको नोटिफाई कर दिया, हम अज्यूम कर लेंगे लोगों ने तो पढ़ ही लिया होगा, तो उसको फिर हम नोटिफाई कर देते हैं इन दी ऑफिशियल गैजेट। उसके बाद ये जाता है स्टैंडिंग कमिटी के पास। स्टैंडिंग कमिटी उसको रीड करती है, उस पर देखती है कि भाई ये डिस्कशन करने लायक है कि भी नहीं। फिर वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रीडिंग की जाती है, उस पर डिबेट होता है। एक बार वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में वो पास हो गया, देन इट गोज टू दी अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वहां पर भी जब पास हो जाता है, जब दोनों का कॉन्करेंस मिल जाता है, कॉन्करेंस मतलब जब दोनों एग्री कर लेते हैं, देन इट गोज फॉर द असेंट और कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। एक बार प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल दे देते हैं, देन द बिल बिकम्स एन एक्ट। द बिल बिकम्स एन एक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से एक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इन अवर कंट्री। मेरे हिसाब से आपको ये लिख लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपनीज एक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग, लेकिन आगे जाके आपको एग्जैक्टली यही सेम चीज जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी आएगी। ओके, तो प्लीज टेक सम टाइम एंड क्विकली राइट दिस इन योर नोटबुक। अच्छा, अब नोटबुक में हम पहली बार लिख रहे हैं ऐसे, तो आप टाइटल दे दो सबसे पहले। आपके नोटबुक में जो आपने इंडेक्स है वो पेज छोड़ के नेक्स्ट पेज से आप स्टार्ट करोगे राइटिंग। गिव द हेडिंग एज द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013। स्टूडेंट्स, कंपनीज एक्ट की वेटेज जो है दैट इज 70 मार्क्स। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 70 मार्क्स का कंपनीज एक्ट आने वाला है एंड 30 मार्क्स अदर लॉज। तो आप हेडिंग दे दो कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013, और उसके बाद में ये लिखो, जस्ट राइट दिस क्विकली, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज। जो सेंट्रल गैजेट है, जैसे मैंने आपको बताया, वो तो पूरा ऑनलाइन हो ही गया है। स्टेट का जो गैजेट है, स्टेट गैजेट, तो मोस्टली वो ई गैजेट हो चुका है, लेकिन वो स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर वो फिजिकल पब्लिकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने अब ई गैजेट पे शिफ्ट कर दिया। बट फॉर दैट यू हैव टू चेक इन एवरी स्टेट कि वो स्टेट के पास ई गैजेट है नहीं है। मैम ये सब आप बता रहे हो, ये कहाँ काम आएगा? ये आपके आर्टिकलशिप में काम आएगा। अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन देखना है तो यू शुड नो कि मुझे कौन सी वेबसाइट पे जाके देखना है। सीनियर्स हर बार हेल्प नहीं करेंगे। तो इन लेक्चर्स के थ्रू आई वांट टू ट्रेन यू
कि भाई आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मुझे इस चीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मुझे कहाँ जाना है। ओके, तो ये सारी नॉलेज आपको वहां पर काम आएगी। ऑल राइट, आई होप कि ये आपका लिख के हो गया है। यस, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट अ कंपनी। और ये जो बेसिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ये आपको थ्रू आउट द एक्ट काम आएगा। जब भी आप कोई प्रोविजन पढ़ोगे तो आपको जो मैं बेसिक्स अभी पढ़ा रही हूँ ना, वो पूरा आपको कनेक्ट हो पाएगा कि अच्छा मैम ने ये बोला था, ये प्रोविजन अब यहां पर आया है। ओके, चलो सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी एज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों प्रिफर्ड है। मतलब अगर मुझे बिजनेस करना है, ठीक है, तो मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है ना। मैं अकेले भी बिजनेस कर सकती हूँ एज अ प्रोपराइटर। मैं मुझे अकेले अगर नहीं करना है तो मैं मेरे दोस्त के साथ पार्टनरशिप में कर सकती हूँ। देयर इज अ न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाउ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो मैं कंपनी ही क्यों चूज करूं? ऐसा क्या फायदा है कंपनी में जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं दे रहे हैं? तो चलो, जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है वो ये पूछने की भाई मेरे को बिजनेस करना है, अब आप बताओ कि मुझे पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए या कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करना चाहिए, तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको यू शुड बी इन अ पोजिशन कि आप उसको बता पाओ, देख अगर तू पार्टनरशिप में बिजनेस करेगा या प्रोप्राइटरी में तो ये उसके फीचर्स, और कंपनी में करेगा तो ये है, तो आप उसको एक क्लियर पिक्चर दे पाओगे। तो उसके लिए पहले हमें खुद वो पता होना चाहिए। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में व्हाई इज कंपनी द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये तो मेरे मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने ये ऑनलाइन का बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी ऑप्शन थी, या तो मैं पार्टनरशिप में बिजनेस करूं, या फिर मैं एलएलपी कर लूं, या मैं कंपनी फॉर्म करूं। तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही आपको बता देती हूँ कि मैंने जिसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, तो दैट पर्सन वाज वेरी न्यू, ऑल्दो ही वाज वन ऑफ माय कॉलीग्स। लेकिन वो बहुत ही, मतलब मैंने तो कभी ऐसे प्रोफेशनल लेवल पे कुछ काम नहीं किया था। हम तो सिर्फ एक दूसरे को जानते ही थे ना। हाँ, वो आइडिया क्लिक हो गया, बिजनेस करेंगे, साथ में स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं तो जानती नहीं थी। लेकिन मैंने लॉ पढ़ा था और पढ़ाया भी था। मुझे इतना तो पता था कि अगर मैं इसके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करूंगी तो मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, अगर मुझे किसी ऐसे अननोन पर्सन के साथ बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके साथ मैंने कभी काम नहीं किया है, तो मेरे लिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है। लेकिन वो तो एक ही फीचर हुआ ना, ऐसे और भी कई सारे फीचर्स है ऑफ द कंपनी। तो देन एनालाइज करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, हमारे लिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज द बेस्ट। तो ये जो डिलेमा होता है, ये जो कंफ्यूजन होती है, ये जो डिसीजन लेना होता है, ये हर बिजनेसमैन के सामने आता है जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है। तो जब वो खुद नहीं डिसाइड कर पाता है तो वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाता है, और जनरली लोग इन कामों के लिए ना अपने सीए के पास ही जाते हैं। तो अगर वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आ रहा है तो फिर हमको उसको एकदम क्लियरली बताना चाहिए, देख ये 3 ऑर्गनाइजेशंस में ये 3 डिफरेंस है। ये करेगा तो इसकी इतनी टैक्स लायबिल इतना टैक्सेबिलिटी है। तो वो क्लैरिटी के साथ, वो कन्विक्शन के साथ आप उसको बता पाओगे व्हेन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट एंड हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। तो चलो वो क्लैरिटी गेन करते हैं। अब मेरा एक फ्रेंड है, करण, ठीक है? करण को ना कपड़ों में बहुत इंटरेस्ट है। उसको फैशन और कपड़े इतना शौक है कि उसने सोचा कि यार मुझे इतना पसंद है तो मैं इसी को अपना बिजनेस बना लेता हूँ। सो ही हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, ही हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब वो आया है हमारे पास में और ये पूछता है कि भाई मैं अकेले बिजनेस करूं, या मैं कंपनी फॉर्म करूं, या मैं पार्टनरशिप में करूं, वो कंफ्यूज्ड है। तो मनीष और अपूर्वा उसके फ्रेंड्स हैं, एंड वो ये बिजनेस आइडिया इनके साथ भी डिस्कस करता है, ठीक है? तो मनीष और अपूर्वा बोलते हैं कि यार ये तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है यार, मतलब काफी तूने सोचा है इसके बारे में, और जो तू आइडिया लेके आया दैट कैन बी टर्न इनटू अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस।
तो करण इतना एक्साइटेड हो जाता है, तो वो बोलते हैं साथ में बिज़नेस करें क्या फिर? तो मनीष और अपूर्वा उसको देखते हैं और बोलते हैं, "तू अकेले भी तो कर सकता है, इतना कपड़ों का शौक हमको नहीं है।" करण बोलता है, "यार अकेले कौन बिज़नेस करेगा? तुम लोग आओगे तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी और मैं अकेले थोड़ी ना सब कुछ सँभालूँगा। मुझे हेल्प लगेगी ना, कोई फाइनेंस सँभाले, कोई सेल्स सँभाले, मैं मैन्युफैक्चरिंग देख लूँगा।" सो दैट मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू देम। अब इनके पास बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशंस की ऑप्शन है। करण वेरी क्लियर, करण को क्लैरिटी है कि मुझे अकेले बिज़नेस नहीं करना है। तो अब ये पार्टनरशिप में बिज़नेस करें या फिर ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस करें। तो हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं बाय इन्फॉर्मिंग देम कि देखो, अगर आप प्रोप्राइटरी में बिज़नेस करते हो या फिर आप या फिर आप पार्टनरशिप में करते हो या कंपनी फॉर्म में करते हो, तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं। अब ये देखने के बाद यू विल बी इन अ पोज़िशन टू डिसाइड कि आपको कौन से टाइप ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन में बिज़नेस करना है। तो चलो हम उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है? करण की हेल्प करते हैं और उसके फ्रेंड्स भी हैं मनीष और अपूर्वा। मैम नाम तो सुने-सुने लग रहे हैं। हाँ, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये सब कोइंसिडेंटल है। ये सब सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन के लिए। आई होप आपको पता चल गया होगा कि मैंने ये एग्ज़ाम्पल कौन से फेमस पर्सनैलिटीज़ पे लिखे हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी। एक ना मुझे जभी भी मैं ये सिखाती हूँ, मुझे वो याद आता है, अभिषेक कर। मतलब आपने कभी सुना है उसके बारे में? इंस्टाग्राम पे बहुत बोलता है, अभिषेक कर। तो ही टॉक्स अ लॉट अबाउट शेयर मार्केट एंड वेरियस अदर टॉपिक्स। तो वो हमेशा बोलता है, मेरी ऑडियंस फटाफट जान ही चुकी होगी कि मैं किसके बारे में बात करती हूँ। अगर जान चुकी हो तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखो। तो ये लेक्चर यूट्यूब पे नहीं हो रहा है, वरना मैं भी ये डायलॉग बोल देती थी कि भाई कमेंट सेक्शन में लिखो, चलो बताओ आप तो गेस कर ही चुके होगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, कौन करण है ये। तो जब भी मैं ये करती हूँ, आपने नहीं देखे अभिषेक करके तो ज़रूर जाके देखना, बहुत मज़ेदार वीडियोज़ होते हैं। चलो, तो अभी हमारा दोस्त है करण एंड हिज फ्रेंड्स मनीष एंड अपूर्वा, ये आए हैं हमारे पास, इनकी हेल्प करते हैं, ठीक है? तो हमने इनको बोल दिया, देखो, अगर अपूर्वा और मनीष तुम थोड़े कन्फ्यूज़्ड लग रहे हो, बोलते हैं हाँ, हमको तो कपड़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन करण हमारा फ्रेंड है, हम तो उसको बोल रहे तू अकेले ही बिज़नेस कर ले, हमको क्यों लेके आ रहा है? आइडिया अच्छा है, तो हम जस्ट सोच रहे हैं अभी। तो हमने स्टार्ट किया बाय टेलिंग देम, देखो, अगर करण अकेले बिज़नेस करेगा ना, तो उसको प्रोप्राइटरी में बिज़नेस करना पड़ेगा एंड प्रोप्राइटरी में लायबिलिटी जो है ना, वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब उसके पर्सनल एसेट्स भी लायबल हो जाएँगे। अगर बिज़नेस के पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, बिज़नेस हैज़ इनसफिशिएंट एसेट्स टू पे ऑफ द बिज़नेस लायबिलिटीज़, तो उसको अपने पर्सनल फंड से पैसे लाने पड़ेंगे। तो करण तो बड़ी टेंशन में है कि अरे अगर मेरा बिज़नेस नहीं चला, मैं तो सोच रहा हूँ चलेगा, लेकिन किसी को मेरे कपड़े जो है वो पसंद नहीं आए, तो मैं क्या करूँगा? तो मेरी तो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। अब वो सोच रहा है। तो इन अ प्रोप्राइटरी बिजनेस द लायबिलिटी इज ऑलवेज अनलिमिटेड। और एक जनरल परसेप्शन क्या होता है प्रोप्राइटरी बिजनेस का, लोग जनरली ना, अगर मैंने आपको बोल दी ना, अरे इसका तो प्रोप्राइटरी का बिजनेस है, तो लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, उनके माइंड में ना सबसे पहले यही थॉट आता है छोटा बिजनेस होगा। ठीक है, उनके दिमाग में आता है इट्स अ स्मॉल बिजनेस। तो एक परसेप्शन हो जाती है कि एक अकेला क्या बिजनेस कर लेगा, और सबको पता है एक से मैनेज नहीं होता है। दिस इज हाईली अनऑर्गेनाइज्ड। स्टूडेंट्स, अभी ना ये आपकी मर्जी है, आपको नोटबुक में ये लिखना है या नहीं लिखना है तो भी चलेगा। आई एम नॉट गोइंग टू इंसिस्ट, क्योंकि ये सब आने नहीं वाला है एग्जाम में, ये सिर्फ हमारे फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। ओके, तो मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगी, आपको नहीं लिखना है तो फिर आप सिर्फ सुनो मेरे बारे में, मैं जो डिस्कस कर रही हूँ। ओके, वैसे भी ये आने वाला तो है नहीं एग्जाम में। तो लोगों की परसेप्शन क्या हो जाती है, यार छोटा बिजनेस है, अनऑर्गेनाइज भी होगा। मेरा एक फ्रेंड है, बहुत सालों से ना उसकी एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो मैंने उसको ऐसे ही पूछा था एक बार, यार तूने कंपनी क्यों स्टार्ट की? क्योंकि देख, तू और तेरी वाइफ दोनों ये बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है? तो तू पार्टनरशिप में कर लेता या फिर कोई अदर फॉर्म, या तो तू अकेला ही कर लेता ना एज़ अ प्रोप्राइटर, तेरी वाइफ तेरे को हेल्प कर देती, उसको एम्प्लॉयी रख लेता तो उसको सैलरी दे देता। तो उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली। वो क्या बोलता है कि एज़ अ प्रोप्राइटर ना एक परसेप्शन हो जाती है कि यार ये तो छोटा बिज़नेस करता है। तो मुझे फॉरेन के क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि मैं तो आईटी सर्विसेज़ दे रहा हूँ। तो मेरा बिज़नेस इंडिया में तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मैं तो
कहीं पे भी किसी को आईटी सर्विसेज चाहिए, वेबसाइट बनाना है या फिर तुमको कोई मार्केटिंग चाहिए, मैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्विसेज देने को तैयार हूँ। लेकिन कोई फॉरेन क्लाइंट आता है और अगर हम उसको बोलते हैं ना कि मैं प्रोप्राइटरी में बिज़नेस कर रहा हूँ या मैं पार्टनरशिप में कर रहा हूँ, तो उनका परसेप्शन ही हो जाता है यार छोटा बिज़नेस होगा, अनऑर्गनाइज्ड होगा। और वैसे भी ये जो टाइप ऑफ ऑर्गनाइजेशन है, इसका डेटा बहुत रेडिली अवेलेबल नहीं होता है। ये लोग कुछ फाइलिंग वगैरह तो करते हैं नहीं, इनकम टैक्स भी प्रॉपर्ली भरते नहीं है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है इस पे। तो वो बोलते हैं मुझे फॉरेन क्लाइंट्स है ना बिज़नेस नहीं देंगे। तो दैट वाज़ वन मोर पर्सपेक्टिव और मुझे भी लगा कि हाँ यार दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। दैट इज़ व्हाई ही इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी। तो इट इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन। तो जो भी अगर आप बोलो कि मेरा प्रोप्राइटरी बिज़नेस है, तो ऐसा लगे यार ये तो छोटा बिज़नेस है, अनऑर्गनाइज्ड बिज़नेस है। ठीक है, तो हमने भी करण को यही बोला कि देख परसेप्शन यही बन जाएगी। लेकिन हाँ, इसका फ़ायदा बहुत है, क्योंकि मिनिमम 1 मेंबर है और मैक्सिमम भी 1 ही है, तो इसमें फ़ास्ट डिसीज़न मेकिंग हो जाएगी। तेरे को किसी को कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। तू खुद ही डिसाइड कर कि तुझे क्या डिसीज़न लेने हैं। तेरे को कोई कपड़ा पसंद आता है, तेरे को कोई बिज़नेस डिसीज़न लेना है, तेरे को कुछ एक्सपैंड करना है। तू अकेला है, तू फटाफट डिसीज़न्स ले सकता है। तो जो भी एक्शन है ना, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो देन इन दैट केस तू बहुत फ्रीली काम कर पाएगा। तो हमने उसको बताया देख ये फ़ायदा है। एंड वी ऑल्सो टोल्ड हिम कि अगर तू पार्टनरशिप में बिजनेस करता है ना, तो यू विल नीड मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम देयर कैन बी ओनली 50। तो वो मुझे पूछ रहा है कि 50 पार्टनर्स क्यों? वो तो मेरी मर्जी है ना, मेरा बिजनेस है, मैं कितने भी पार्टनर्स रख सकता हूं। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम उसको समझा रहे हैं कि देख 50 का जो लिमिट है ना, ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। दिस इज गिवन इन सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए बनाई गई है, ओके, इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो यू कैन हैव ओनली मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। अगर आपका 50 से ज्यादा होने का चांस है, इमीडिएटली गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। फेलिंग विच मतलब अगर आपने नहीं किया ना, यू विल बी कंसिडर्ड एज एन इलीगल एसोसिएशन हैविंग नो स्टैंडिंग इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ समझेंगे नहीं, हमारे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम पार्टनर्स का लिमिट कभी भी नहीं दिया था, पहले भी नहीं दिया था। जब 1956 कंपनीज एक्ट 1956 था ना, तभी भी नहीं दिया था। 2013 तो तभी भी तो कभी दिया ही नहीं था। Partnership Act never mentioned the maximum number of partners. The maximum limit was always given in the Companies Act. Companies Act बोलता है that if you are an association carrying out profitable business, then you can have maximum 50 partners, failing which you will be considered as an illegal association. अगर आपको लगता है 50 से ज्यादा होने वाले हैं, इमीडिएटली गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। मतलब पार्टनरशिप को डिसॉल्व करके आप कंपनी फॉर्म बना लो, उन्हीं 50 और प्लस जो भी मेंबर्स है ना उनके साथ आप कंपनी फॉर्म कर लो। नहीं करोगे तो आपको हम एक इलीगल एसोसिएशन मानेंगे, हमारे लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, ना आप बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो ना आप वाइंड अप कर सकते हो, क्योंकि आप तो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, तो आपको वाइंडिंग अप भी नहीं होगा, आपका वाइंडिंग अप भी नहीं आप कर सकोगे। सो यू कैन हैव मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। लेकिन अगर आप एक कंपनी स्टार्ट करते हो तो उसमें दो टाइप की कंपनीज हैं। एक है प्राइवेट कंपनी और दूसरी है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट में यू कैन हैव मिनिमम 2 यू नीड टू हैव, मतलब इनकॉर्पोरेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। और पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए यू नीड मिनिमम 7 और आगे जाके मैक्सिमम में देयर इज नो लिमिट। ठीक है, तो मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये हमने उसको बताया कि अगर तू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहा है तो मिनिमम इतने लोगों की जरूरत होगी और मैक्सिमम तो इतना जा सकता है। फिर आ गई सबसे इंपॉर्टेंट बात पैसे की, क्योंकि मनी कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। ये वर्ड्स को याद रखना, ये जब हम शेयर एंड शेयर कैपिटल पढ़ेंगे ना तो आपको ये काम में आएगा। दैट कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। अच्छा, अगर आप एक प्रोप्राइटर हो तो कितना ही ले आओगे ना, और आपका बिजनेस भी छोटा है तो कितना ही पैसा लगेगा ना आपको। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेरी लो, क्योंकि एक बंदा कितना लेकर आएगा। पार्टनरशिप में आपके
मिनिमम 2 पार्टनर्स है, मैक्सिमम 50, ये लोग भी कितना ही ले आएंगे ना, कितना पैसा ला पाएंगे, मतलब आप कितना रेज कर सकते हो, मीडियम ही होगा, तो मीडियम। लेकिन कंपनी में 200 लोग काफी पैसा ला सकते हैं, और अगर आपकी एक पब्लिक कंपनी है, मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है, सो देयर इज अ चांस ऑफ रेजिंग वेरी हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल। काफी रेज कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है पब्लिक कंपनी में, आप कितना भी रेज कर सकते हो। जितना ज्यादा पैसा आपके बिजनेस में, उतना आप ग्रो कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, आप अपनी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। व्हाट इज दिस कैपिटल नोन एज? देखो, अगर आपका एक प्रोप्राइटरी बिजनेस है, दिस इज नोन एज द प्रोप्राइटर्स कैपिटल। पार्टनरशिप में इसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल, और कंपनी में इसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। यस, so in the company form of business it is known as the share capital। ठीक है, what are the owners known as? यहां पर ओनर को हम बोलेंगे प्रोप्राइटर, here they are known as partners, कंपनी में they are known as शेयर होल्डर्स। ये पॉइंट पे मुझे करण ने रुका दिया। यस, तो करण के बहुत सारे डाउट्स हैं एंड ही इज आस्किंग कि मैम ये एग्जैक्टली शेयर कैपिटल होता क्या है? ओके, तो हमें उसको एक्सप्लेन करना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। तो हमने उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कुछ इस तरीके से, प्लीज पे अटेंशन, क्योंकि ये एग्जैक्ट सेम एक्सप्लेनेशन हमको काम में आएगी व्हेन वी स्टडी द चैप्टर शेयर एंड शेयर कैपिटल। वहां पे और भी एग्जांपल्स लूंगी, लेकिन ध्यान दो अभी। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज नथिंग बट अ पूल ऑफ मनी। ऐसी एक लमसम की बात जब हम करते हैं ना, तो हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। जब हम स्मॉलेस्ट यूनिट की तरफ चले जाते हैं तो शेयर वर्ड यूज करते हैं। सो व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज नथिंग बट अ पूल ऑफ मनी, मतलब हम जब भी हम लमसम की बात करते हैं देन वी यूज द वर्ड कैपिटल। तो हमने उसको एक एग्जांपल दिया कि करण देख, मान ले कि तूने मनीष और अपूर्व ने, ठीक है, ये डिसाइड किया कि हम तीनों बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस में पैसा चाहिए। करण बोलता है मैं 10 करोड़ लाने को तैयार हूं, मनीष बोलता है मैं 5 करोड़ ले आऊंगा, और अपूर्व बोलता है मैं भी 5 करोड़ ला सकता हूं। तो इन तीनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है 20 करोड़। ये जो 20 करोड़ है ना, जो पूरा लमसम पूल ऑफ मनी है, इसे हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कैपिटल। अब करण बोलता है कल को कोई मुझे पूछेगा कि इस 20 करोड़ में से मेरा क्या हिस्सा है, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? तो हमने उसको सिखाया कि देख, तू इस तरीके से अपना हिस्सा कैलकुलेट कर सकता है, तू इस तरीके का जवाब देना। तो हमने उसको कैसे एक्सप्लेन किया, देख करण, 20 करोड़ में से 10 करोड़ तेरा है ना, तो कितना है तेरा? तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 10 करोड़ आउट ऑफ 20 करोड़ बिलोंग्स टू करण, यस और नो? तो करण, तेरा 50% हिस्सा है इस पैसे में। मनीष, जब कोई तुझे पूछेगा ना, तो तू उसको बोलना कि 20 करोड़ में से 5 करोड़ मेरा है, 5 करोड़ आउट ऑफ 20 करोड़ इज माइन, मेरा है। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे इट कम्स टू 25%। और अपूर्व, तेरा भी है 5 करोड़ आउट ऑफ
20 करोड़, तो 25% तेरा है, इसको देखेंगे तो आ जाता है 100%। तो करण, कोई भी तुझे पूछेगा ना कि तेरा हिस्सा कितना है, तो तू बोलना 50% ओनरशिप मेरे पास है। मनीष तू 25 और अपूर्व तू 25। मैम ये सब कब काम में आता है? आपने कभी शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक, शार्क टैंक में एक क्वेश्चन वो हमेशा पूछते हैं, अच्छा आप तीनों को फाउंडर्स हो, आपकी शेयर होल्डिंग बताओ। तो वो बोलता है कि मेरे पास 50% शेयर्स है, ये 25 वो 25। आपने सुना होगा ना ये। शार्क टैंक ना मेरे हिसाब से इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड बिजनेस टर्म्स एक्सेट्रा। और मतलब वो एक आपको एक्सप्लेन करता है कि बिजनेस कैसे चलता है, क्या लोग कैसे बिजनेस करते हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद है शार्क टैंक के एपिसोड्स देखना। तो शार्क टैंक में उन्होंने पूछा होगा, अच्छा तुम्हारा कितना है? मेरे 50%। अच्छा आपने ऐसे एपिसोड्स देखे हैं शार्क टैंक में जहां पर वो बोलते हैं, अरे बात तो यही कर रहा है, सारी नॉलेज तो इसी में, इसकी शेयर होल्डिंग कितनी है? नहीं 50% मेरे पास है, इसके पास 5% है। तो शार्क्स कभी कभार बोलते हैं, अरे ये इतना काम कर रहा है, तू इतना काम कर रहा है, तू सिर्फ 5% लिया हुआ है, कभी कभी तो 2%, 3%, एंड द पर्सन इज एक्चुअली रनिंग द एंटायर कंपनी। और दूसरे को क्यों 50%? क्योंकि पैसा उसने लाया, काम वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो शार्क्स तुरंत पकड़ लेते हैं, अरे काम तो यही कर रहा है और भाई साहब तू सिर्फ 2 या 3% लेके बैठा है, तू मांग ज्यादा उससे। फिर ऐसे भी मैंने एपिसोड्स देखे जहां पर वो बोलता है कि भाई इसको तुम ज्यादा परसेंटेज दोगे तो हम आएंगे। सो ये जो शेयर होल्डिंग मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे काम आता है। अच्छा शार्क टैंक की बात निकली है ना, आपको ये शार्क तो पता ही होगा, क्या नाम है इसका? पीयूष बंसल। यस, ये देखो, ही ओन्स लेंसकार्ट ना। दिस इज द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ लेंसकार्ट। अगर ये इन्फोग्राफिक आपने कोई सोशल मीडिया पे देख लिया, कितनी बार ऐसा होता है कि हम स्क्रॉल कर लेते क्योंकि हमको ये समझ ही नहीं आता, लेकिन अब आप ऐसा नहीं करोगे। अब अगर ये इन्फोग्राफिक आपको इंस्टाग्राम पे आ गया, रुको इसको देखो, क्योंकि अब आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि हम सीख रहे हैं ना। ये देखो, ये जो इन्फोग्राफिक है ना, दिस इज एज पर द DRHP फॉर IPO इन May 2024। ये डेटा मैंने लिया है। तो पीयूष बंसल and his wife, Piyush Bansal and Neha Bansal, they founded Lenskart in 2010 and see this. अब इसको स्टडी करते हैं, ठीक है? मैंने सोर्स यहां पर लिखा है, दैट इज द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ड्यूरिंग देयर IPO. So Mr. Piyush Bansal owns 10.28%, Neha Bansal 7.74%, and there are many other investors also. ये देखो, तो जो 100 रुपया कैपिटल लाया है इन्होंने, 100 रुपया कैपिटल है जो, उसमें से इन सबका शेयर देख लो, ठीक है? यस। तो अब मिस्टर पीयूष बंसल का शेयर इतना है, नेहा बंसल का इतना है, अदर इन्वेस्टर्स इतना है, देखो। तो जो कैपिटल आया है उसमें से सबका हिस्सा कैसे कैलकुलेट किया गया है। तो इस तरीके से व्हेन यू सी दैट डेटा नाउ, स्टॉप, गो थ्रू इट। तो करण को भी हमने सिखाया, देख करण कैसे कैलकुलेट करेगा तू। 20 करोड़ जो कैपिटल है उसमें से तेरा हिस्सा कितना है, 50%, ऐसे। फिर करण ने एक क्वेश्चन पूछा, वो बोलता है कि मैम अगर मुझे ना बेचना है, अगर मुझे एग्जिट करना है, तो मैंने बोला हाँ तू अपना हिस्सा बेच सकता है। वो बोलते हैं मेरे को पूरा नहीं बेचना है, तो आप ना इसका मुझे पर यूनिट का प्राइस बताओ। मैंने बोला वेरी गुड क्वेश्चन। तो हमने बोला पर यूनिट को ना आपको एक प्राइस देना पड़ेगा, जैसे उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, कि इसका वैल्यू क्या है। जब आप पर यूनिट पे आ जाते हो ना, जब आप स्मॉलेस्ट पे आ जाते हो, तो उसको बोलते हैं शेयर। तो हमने हर शेयर को एक वैल्यू दे दिया। तो हमने उसको बोल दिया कि हर शेयर का एक वैल्यू होगा जो उसके फेस पे लिखा हुआ है। ये देख, ये तेरा वैल्यू है। तो लेट्स से कि हमने तेरे हर शेयर को पर यूनिट को वैल्यू दे दिया 10, ठीक है? तो अब देख करण,
तू 10 करोड़ लाया है ना, 10 करोड़, और हर एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज। ओके, तो तेरे पास अभी है 1 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो अब तेरे पास कितने शेयर्स आ गए? 1 करोड़। अब तू डिसाइड कर कि तुझे इसमें से कितने शेयर्स बेचने हैं। अब तेरे पास हर शेयर का वैल्यू आ गया ना। तो अगर तू बोलेगा मैम मुझे ना 50 शेयर्स ही बेचने हैं, तो तेरे 1 करोड़ में से तुझे सिर्फ 50 ही बेचने हैं। मैम एग्जाम्पल, तो 50 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, तो मतलब 500 रुपए के शेयर्स तू बेच दे। ये सिर्फ फेस वैल्यू की मैं बात कर रही हूँ, मार्केट की नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उसको सिखाया कि देख तेरे पास अब 1 करोड़ शेयर्स आ गए हैं ऑफ 10 रुपीज ईच, तो तू बेच दे। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। हमने उसको ये लिख के भी दे दिया, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट into which capital of the company is divided। smallest unit की जब भी बात होती है then that is known as a share। please ये keywords याद रखना, share is the smallest unit into which the capital is divided। ये मेरे keywords हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने उसको एक्सप्लेन किया कि शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर क्या होता है। ओके, अच्छा अब इनकी लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो हमने करण को बताया, देख करण, अगर तू प्रोप्राइटरी में बिजनेस करेगा ना, तो तेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड मतलब अगर बिजनेस एसेट्स इनसफिशिएंट है टू पे ऑफ द बिजनेस डेट्स, तुझे तेरे घर से पैसे लाने पड़ेंगे। लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। हमेशा तेरे पर्सनल एसेट्स खोने का तुझे डर रहेगा। पार्टनरशिप में इट इज जॉइंट, सेवरल and unlimited, meaning I am liable not only for my share but also for share of other partners। अगर वो नहीं दे पाएंगे उनका शेयर, मुझे देना पड़ेगा। कंपनी में टेंशन ही नहीं है। कंपनी में द लाइबिलिटी इज लिमिटेड, मतलब तेरा फेस वैल्यू 10 है ना, तो तुझे 10 रुपीज पर शेयर से ज्यादा लाना ही नहीं है, उतना ही देना है तुझे। लेकिन अगर बिजनेस में पैसे नहीं रहे तो वो बिजनेस की प्रॉब्लम है। अगर तू बाद में और पैसे लाएगा तो तेरे को और शेयर्स मिलेंगे, लेकिन वो पर शेयर तेरे से 10 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। वो ये नहीं बोल सकते नहीं अभी बिजनेस के बाद पैसा खत्म हो गया तो तू 10 के बदले 12 रुपए लेके आ। वो ये नहीं बोल सकते, लायबिलिटी तेरी उतनी लिमिटेड है। कंपनी में लायबिलिटी मे बी लिमिटेड आइदर बाय शेयर्स और बाय गारंटी। ये अभी मैं नहीं डिस्कस कर रही आपके साथ, ये जब आएंगे ना टाइप्स ऑफ कंपनीज में तभी डिस्कस करूंगी। लेकिन आई कैन ऑल्सो हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, हाँ ये भी पॉसिबल है। मैम अनलिमिटेड लायबिलिटी तो फिर आपने कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेट की? टेंशन नहीं है, बिकॉज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम लायबिलिटी लिमिटेड ही रहेगी। इट्स ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप दैट द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। तो वाइंडिंग अप पे देखेंगे ना क्या करना है, तब तक तो एंजॉय करो लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी ये भी बोलता है इफ योर कंपनी हैज लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, जितना आपका फेस वैल्यू आपको उतना ही देना है और नहीं देना है। हम ये नहीं बोल सकते कंपनी के पास पैसे नहीं है, आप 10 नहीं, आप अभी हर शेयर 12 रुपए का समझ लो और पैसा लेकर आओ, ऐसा नहीं बोल सकते। पर्सनल एसेट्स आर नॉट लायबल। लायबिलिटी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू कंपनी ओनली, वो देखेगी क्या करना है। यही तो है सेपरेट लीगल स्टेटस। क्या प्रोप्राइटरी सेपरेट लीगल स्टेटस एंजॉय करती है? नहीं 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 करण, कोई लीगल स्टेटस नहीं है, मतलब बिजनेस और तेरे में कोई फर्क नहीं होगा। जो तेरा है वो बिजनेस का है, जो बिजनेस का है वो तेरा है, मतलब तेरे पर्सनल एसेट्स भी लायबल हो जाएंगे।
पार्टनरशिप में वो भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। जो पार्टनरशिप फर्म का है वो पार्टनर का है, जो पार्टनर का है वो फर्म का है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। लेकिन कंपनी, यस, ब्यूटीफुल फीचर है ये, ब्यूटीफुल है। अच्छा, यहाँ पर मैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी इधर ही लिख दूं एक, क्योंकि कभी कभार स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम लिमिटेड हो सकती है, अनलिमिटेड भी तो हो सकती है ना, तो यहाँ पे सिर्फ ऐड कर सकती हूँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड नहीं है। और यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी तो यस वो एंजॉय करती है। इसका क्या मतलब होता है? बिजनेस और शेयर होल्डर्स ये लोग अलग हैं, कंपनी और शेयर होल्डर अलग हैं। मतलब कंपनी की लायबिलिटी कंपनी की ही है, मेंबर की नहीं है। मेंबर सिर्फ अपना शेयर का पैसा देके छूट जाएगा। कंपनी के एसेट्स, कंपनी की लायबिलिटी, ये सब कंपनी का है, मेंबर का नहीं है। और मेंबर की लायबिलिटी, मेंबर के एसेट्स वो मेंबर का है, कंपनी का नहीं है। तो डिस्टिंक्शन है, सेपरेट लीगल स्टेटस है। मैनेजमेंट कौन देखता है? अगर आप प्रोप्राइटर हो, यार खुद ही लगना पड़ेगा फिर। प्रोप्राइटर ही करेगा ना। और इसमें पार्टनर्स खुद ही करेंगे। यहां पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल्स है, वो लोग देखेंगे। बिजनेस डॉक्यूमेंट, अरे अपने साथ क्या डॉक्यूमेंट एंटर करोगे, अपने साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करोगे? कोई डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट नहीं होता है इसमें। पार्टनरशिप में हाँ डीड होती है ना। और कंपनी में अरे दो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं। कंपनी का एक्ट बोलता है भाई ये तो चाहिए, इसके बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं, फॉर्म नहीं कर सकते, तुम इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। मेमोरेंडम में क्या लिखा होता है और आर्टिकल्स में क्या लिखा होता है? देखो, मेमोरेंडम में लिखा होता है व्हाट अ कंपनी कैन डू। व्हाट मतलब कंपनी क्या काम कर सकती है। जैसे करण, तेरी तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, तू गारमेंट्स मैन्युफैक्चर कर सकता है। मनीष पूछता है एक टायर बना सकते हैं क्या हम? तू गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तू टायर कैसे बनाएगा? नहीं, नहीं कर सकते। मेमोरेंडम बोलता है कि तुम क्या काम कर सकते, तुम गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो ना, तुम सिर्फ गारमेंट्स ही मैन्युफैक्चर करोगे, टायर नहीं बना सकते आप। मैम मुझे तो टायर्स भी बनाने हैं, तो मेमोरेंडम में लिखो, कंपनी अलाउ करेगी तो बनाओ, नहीं किया तो नहीं बना सकते फिर। और ऐसा क्यों, वो सब हम जब मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में जाएंगे। लेकिन अभी तक सिर्फ इतना इतना उसको समझाओ कि मेमोरेंडम मतलब कंपनी क्या काम कर सकती है, कंपनी का स्कोप ऑफ पावर क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पावर। और आर्टिकल्स में क्या लिखा रहता है? आर्टिकल्स में लिखा रहता है हाउ टू डू इट, वो काम कैसे करना है। आर्टिकल्स बताएंगे रूल्स, प्रोसीजर्स, लिमिट्स। बोरो कर सकते हो लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा मत करना। 5 करोड़ से ज्यादा बोर्ड तुम करोगे तो मेंबर्स का अप्रूवल लगेगा। वैसे रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे, हम लिमिट्स डालेंगे। बेसिकली रूल्स, प्रोसीजर्स, ये सब लिखते हैं कि वो काम कैसे करना है। अच्छा, अभी आप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आप गारमेंट बना सकते हो, कैसे बना सकते हो? आप मशीन खरीद लो, आप टेलर्स को एम्प्लॉय कर सकते हो, ये सब हम अलाउ करेंगे। अच्छा, आपको शेयर्स भी देने हैं ना, तो शेयर इस तरीके से अलॉटमेंट करना, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन का प्रोसीजर, मीटिंग्स कैसे करोगे, ये सारे प्रोसीजर्स आर्टिकल्स में लिखे होते हैं, आर्टिकल्स में लिखा है। ठीक है, तो हाँ ये दो डॉक्यूमेंट्स तो हैं, आपको ये दोनों मतलब मानने पड़ेंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी? अरे प्रोप्राइटरी बिजनेस है, डेथ में तो इट कम्स टू एन एंड।
बिजनेसमैन गया तो बिजनेस भी गया। और पार्टनरशिप में क्या होगा? रिजोल्यूशन तो होता ही है ना। रिजोल्यूशन तो होता है, मे बी ऑफ पार्टनरशिप या फर्म, रिजोल्यूशन तो होता है ना। रिजोल्यूशन या तो पार्टनरशिप का होगा या फिर फर्म, कुछ ना कुछ तो डिसॉल्व होगा ही ना। कंपनी में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नो इफेक्ट, कंपनी तो चलती रहेगी। करण, देख, गॉड फॉरबिड, अगर तेरे को कुछ हो गया तो तेरा बिजनेस बंद नहीं होगा, वो तो चलता ही रहेगा। तो तेरे बच्चे जो है ना, वो इस बिजनेस का फायदा ले सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा फीचर है। फिर मैं नहीं हूं तो भी मेरा बिजनेस तो कंटिन्यू हो रहा है, तो जो मेरे बच्चे उनको इसका फायदा होगा फिर। यस, दिस इज नोन एज परपेचुअल सक्सेशन। तेरे जाने के बाद तेरे शेयर्स तेरे बच्चों के पास चले जाएंगे, तो वो बिजनेस का फायदा ले सकते हैं। बिजनेस कभी बंद नहीं होगा अनलेस तुम लोग इसको वाइंड अप कर दो। तो डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनसैनिटी, इससे बिजनेस पे कोई असर नहीं होगा। तो वो तो इतना एक्साइटेड हो गया ना, वो करण बोल रहा है, अब तो मुझे बताओ कि मुझे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करनी है। मैंने बोला अभी तू ही देख, देखो सब एक्सप्लेन कर दिया, अभी तू ही देख। तो वो सोचने लगा, इसमें ना हाई कैपिटल मिल सकता है, ये एक बेस्ट फीचर है, इसमें मुझे इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ये फीचर नहीं है, मुझे इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, बोर्ड सारा काम करेगी, मुझे कंपनी देखना नहीं, मुझे सिर्फ अपने कपड़ों पे, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना है, मुझे कंपनी चलाने पे ध्यान नहीं देना है। ये बेस्ट है। सेपरेट लीगल स्टेटस, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है मेरे पर्सनल एसेट की, कंपनी देखेगी अपना, मेरी लायबिलिटी भी लिमिटेड है। डॉक्यूमेंटेशन होने की वजह से फॉरेन क्लाइंट्स भी आएंगे मेरे पास में, क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस हैं, मेरे पास कुछ गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स है, तो वो मुझे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। डेथ इंसॉल्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मेरे जाने के बाद मेरे जो बच्चे हैं वो मेरी कंपनी के शेयर्स होल्ड करके फायदा ले सकते हैं। तो यार कंपनी में इतने सारे बेनिफिट्स हैं, कंपनी में ही बिजनेस स्टार्ट कंपनी में ही हमको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। कितनी क्लैरिटी आ गई आपके क्लाइंट को कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज सो मेनी एडवांटेजेस कंपेयर्ड टू द अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस तरीके की क्लैरिटी आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो व्हेन यू योरसेल्फ नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो भाई अभी चलो, हमारा फ्रेंड तो कन्विंस हो गया, करण इज कन्विंस्ड कि उसको तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का ही बिजनेस करना है। तो वो बोलते हैं चलो कल से स्टार्ट कर लेते हैं, कल से चलो मनीष, अपूर्वा पैसा लेकर आओ, कल से ही बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो हम बोलते हैं अरे रुक जा, अभी तो तुमने सिर्फ डिसाइड किया है, अब तुम तीनों मान गए हो ना, ये लोग भी कन्विंस हो गए कि नहीं नहीं करते हैं बिजनेस, एक तो लिमिटेड लाइब्रेरी, हमको कोई टेंशन ही नहीं, हमारा पैसा जाएगा नहीं और इससे ज्यादा हमको लाना ही नहीं है। वी आर वेरी कन्विंस्ड। हम उनको बोलते हैं अरे भाई रुको, सबर करो, तुमने अभी एग्री किया है, यू हैव नाउ फॉर्म्ड एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। मैम ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स मतलब तुम साथ में आ गए। पर्सन्स, इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल या फिर आर्टिफिशियल पर्सन। इसका क्या मतलब होता है? कंपनी फॉर्म करने के लिए इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल के बदले ना मैं लिविंग लिख देती हूँ तो आपको थोड़ा सा और बेटर समझेगा। लिविंग लिख देती हूँ क्योंकि आर्टिफिशियल लिखा है ना इधर। नाउ आप लिविंग या आर्टिफिशियल दोनों पर्सन्स एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मतलब एक कंपनी भी दूसरी कंपनी फॉर्म कर सकती है, उसमें इन्वेस्ट कर सकती है, शेयर्स ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। यहां पर मेरे एग्जाम्पल में तीनों लिविंग पर्सन्स हैं, वो कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल टाटा है या रिलायंस है, ठीक है, अब रिलायंस जैसी कंपनी है तो उनका ट्रेंड्स तो है ही ना, रिलायंस ट्रेंड्स, वो कंपनी भी इसके बिजनेस में
इन्वेस्ट करके या तो शेयर्स लेके मतलब बाद में आ सकती है, या वो बोलती नहीं चल हम साथ में ही करते हैं, करण तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, तू संभाल, लग्जरी ब्रांड, लग्जरी क्लोथ्स बनाएंगे। तो रिलायंस ट्रेंड्स जो है वो भी इनके साथ मिलके कंपनी फॉर्म कर सकती है तो वो पर्सन ही, भले आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन कंपनीज एट अलाउ करता है, लिविंग हो या आर्टिफिशियल हो, आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो तुम एक एसोसिएशन हो, साथ में तुम आए हो, क्या पर्पस के लिए आए हो, व्हाट इज द कॉमन ऑब्जेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स। ऐसी रैंडमली तुम ऐसे बैठ के गप्पे मार रहे हो वो नहीं है, तुम अगर साथ में बैठे हो तो यू हैव कम टुगेदर फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्ट। क्या है इनका कॉमन ऑब्जेक्ट? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स। एक रैंडम ग्रुप नहीं है तुम्हारा, तुम आए हो एक कॉमन ऑब्जेक्ट से। अच्छा, तुम आ गए हो साथ में, तुम बहुत क्लियर हो कि तुमको ये बिजनेस करना है, ऐसे ही नहीं स्टार्ट हो जाएगा। आपको कंपनी फॉर्म करनी पड़ती है, बिकॉज इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट डजंट टेक बर्थ लाइक अ नेचुरल पर्सन, इट हैज टू बी फॉर्म्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। कंपनी भले ही सेपरेट पर्सन है, हमने लिखा है यहां पर यस कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ, लेकिन वो बर्थ नहीं लेती आपके और मेरी तरह, हमें उसको फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है। कैसे करेंगे? जाओ आरओसी के पास जाओ, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इसको हमने अथॉरिटी दी है गवर्नमेंट ने कि भाई तू देख ले यार, कंपनीज इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसीजर तू संभाल ले कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं कि नहीं, कैपिटल जितना बोला है उतना उन्होंने लाया है कि नहीं, बाद में जो रेजोल्यूशंस है वो प्रॉपर्ली फाइल हो, मतलब तू मैनेज कर ले उनको। तो जब हम रजिस्ट्रार के पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देकर रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर फुलफिल कर लेते हैं, तब जाके कंपनी फॉर्म होती है। जैसे ही कंपनी फॉर्म हो गई, इट इज कंसिडर्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग इट्स ओन आइडेंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ। मतलब एक कोई नया पर्सन ने जन्म लिया ऐसे ही हो जाता है। इट हैज अ सेपरेट लीगल स्टेटस। ठीक है, तो खुद से सोच लिया बना लिया ऐसे नहीं होता है, आपको वो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी पड़ती है, उसके लिए आरओसी के पास जाना पड़ता है। जब आप क्रिएट कर लोगे देन इट फॉर्म्स अ कंपनी। ठीक है, तो दिस इज द बर्थ ऑफ अ कंपनी। तो हमारा करण तो बहुत कन्विंस्ड है, उसने हमको काम भी दे दिया, बोला तू इनकॉर्पोरेशन करवा लो, तो तुम देख लो अभी जो भी फीस होगी हमको बता देना। इस तरीके से हमारा क्लाइंट रिटेन हो गया हमारे पास, यस हमको काम मिल गया। ओके, तो हमने उसी कंपनी फॉर्म कर ली। अब ये हमने करण को तो नहीं बताया, लेकिन ये सिर्फ मैं और आप ही डिस्कस कर रहे हैं कि यार ये कंपनी एक्चुअली में ओरिजिनेट कहाँ से हुई, मतलब इसका लॉजिक क्या है, ये जो वर्ड है इसकी ओरिजिन कहाँ से आई। अच्छा, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये बस मेरी तरफ से आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है। कंपनी का मतलब है ये दो वर्ड्स जब ज्वाइन हो जाते हैं ना तो कंपनी बनती है। द वर्ड कंपनी इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, कॉम या क्यूम भी बोलते हैं उसे, जिसका मतलब होता है विथ और टुगेदर। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, एग्जाम्पल भी है, एक वीडियो भी देखेंगे हम, लेकिन थोड़ी देर में। कॉम या ना क्यूम भी बोलते हैं उसे, CUM। पनी, पनी मीन्स ब्रेड। मैम क्या ब्रेड, हम क्या कुकिंग क्लास कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉम या क्यूम मतलब विद या टुगेदर, पानी मीन्स ब्रेड। इट एक्चुअली मीन्स लिटरली वन विद whom you have shared a bread या ब्रेड कंपेनियन। ये क्या चल रहा है ब्रेड और कंपेनियन, मतलब हम कोई कैफे में बैठे हैं कि क्या? अब इन द लेजरली पास्ट, लेजरली पास्ट की बात मैं क्यों कर रही हूं? अरे वो जमाना था जब इतना काम और इतना स्ट्रेस नहीं हुआ करता था। इन द लेजरली पास्ट
the businessmen, traders would take advantage of social gatherings to discuss business over a meal. कैसे? ये देखो, एक इमेज थी मेरे पास। वो शायद ये बुक में रह गई है। ये रही। In the leisurely past, okay? In the leisurely past, traders या businessmen जो है ना, they would take advantage of social gatherings to discuss business over a meal. जैसे छोटे से गांव है, शहर है, वहां पे लोगों के पास क्या एंटरटेनमेंट है? कुछ मेला होगा या कुछ ऐसा इवेंट होगा 3-4 दिन का, तो ये लोग सब साथ में आ जाते हैं एंड ओवर अ मील बातों बातों में बिजनेस डिस्कस करने लग जाते हैं। सो लेट्स से कि ये गैदरिंग थी, यहाँ पर ये 4-5 जन मिले और डिस्कस कर रहे थे, और बताओ कैसे चल रहा है, क्या काम-काज? हाँ, ठीक ही है, अभी एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है, सोच रहे हैं उसमें पैसा डालें क्या? क्या न्यू टेक्नोलॉजी आई है? ज़रा हमें भी तो बताओ। ऐसा-ऐसा है, वैसा है। यार, ये तो बहुत अच्छा है। चल साथ में मिलके बिज़नेस करते हैं ये। तो इसी तरीके से वो आइडिया आया, हमने डिस्कस किया और वो भी तैयार हो गए जुड़ने के लिए। That gave rise to a company. We discuss business over a meal. और उसी से, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तूने पहले क्यों नहीं बताया? चल साथ में बिजनेस करते हैं। अब ऐसे आपके साथ भी कभी हुआ है कि कोई आइडिया आया आपके पास और आपको आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है, तो आप उसको क्या बोलते हो? चल मिल ना, एक कॉफी पे मिल। और आप उसके साथ वो डिस्कस करते हो। तो आइडियाज आर डिस्कस्ड ओवर अ मील, वो होता ही है। आप खुद के फैमिली में देखो ना, लेट्स से कि आपकी फैमिली में रक्षाबंधन है या दिवाली का कोई फंक्शन है, तो आप सब एक किसी के घर पे मिलते रहोगे। मतलब हर फैमिली में ऐसा होता है कि ये फेस्टिवल इसके घर में सेलिब्रेट होगा, वो फेस्टिवल उसके घर में। तो आप इमेजिन करो, रक्षाबंधन है, ठीक है? रक्षाबंधन में आप अपने अंकल के यहाँ जाते हो, तो फिर क्या होता है उसमें? रक्षाबंधन में सब राखी बांधते हैं, वो सब पूजा वगैरह जो भी हो जाती है, खाना हो जाता है। फिर ऐसे ही हम बैठे हैं या खाने पे बैठे हैं, तो धीरे-धीरे वो फंक्शन खत्म होने के बाद ना ग्रुप्स बनने लग जाते हैं। जो मेन हैं, वो सब एक साथ बैठ जाएँगे, जो विमेन हैं, वो किचन में एक साथ लग जाएँगी और जो बच्चे हैं, वो पहले इधर-उधर घूम रहे थे, फिर वो एक रूम में बैठ जाएँगे। ठीक है? वो अपने गे कुछ खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या वीडियो गेम खेल रहे हैं या कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, वी डोंट नो। ऐसे ग्रुप्स बनने लग जाते हैं कि नहीं? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो आपके डैड्स हैं, वो क्या डिस्कस करते हैं? सबसे पहले तो वो शेयर मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बाद में गवर्नमेंट को गाली देंगे। मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन आपको पता है किसके बारे में बात होती है। आई कैन सी यू स्माइल। हाँ, वो शेयर मार्केट की बात करते हैं, फिर वो गवर्नमेंट की बात करते हैं, फिर वो जो टॉप लेवल पे है उनको कुछ बोलते हैं और फिर बाद में बोलते हैं, "अच्छा बोल, क्या चल रहा है तेरे बिज़नेस में? अच्छा, क्या नया, क्या नया?" यही सारी डिस्कशंस होती हैं कि नहीं? तो तू क्या कर रहा है अभी नया बिज़नेस? अच्छा, तूने ये स्टार्ट किया है क्या? हाँ, अंकल मैं आपके पास आने ही वाला था ना, मुझे ये पर्सन का कॉन्टैक्ट चाहिए। वो क्यों चाहिए? अरे मैं ही तेरे को दे देता हूँ। अरे अंकल आप ये भी बिज़नेस कर रहे हो? ठीक है, मैं कल ना आपके ऑफ़िस में आता हूँ, मुझे ये पर्टिकुलर माल चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्या कर रहे हैं हम? वी आर डिस्कसिंग बिज़नेस ओवर अ मील। येस और नो? तो बिज़नेस आइडियाज़ ऐसे आते हैं, जब आप किसी के साथ डिस्कस कर रहे होते हो एंड ये ट्रस्ट, ये कंपेनियनशिप, ये एसोसिएशन, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो बिज़नेस डिस्कशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ट्रस्ट बिल्डिंग, एवरीथिंग हैपेन्स ओवर अ मील। मेरा ना एक फ्रेंड है, अ, मेरा एक फ्रेंड है, वो ना फार्मा कंपनी में है, कई सालों से फार्मा कंपनी में है और उसका बहुत ट्रैवल होता है। तो उसकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो बाहर के देशों में भी मेडिसिन सप्लाई करती है, मतलब इंडिया में बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। तो मेरा जो फ्रेंड है, वो बाहर जाता है ऑर्डर्स लाने के लिए। तो एक बार ऐसे ही हम बात कर रहे थे, तो मुझे बोलता है, "यार कल ना मैं यहाँ जा रहा हूँ" एंड वो अपना शेड्यूल बता रहा था। फिर बोलते हैं, "परसों ना मेरी ब्रेकफ़ास्ट मीटिंग है।" मैंने बोला, "ब्रेकफ़ास्ट मीटिंग क्या होता है?" तो बोलते हैं, "क्लाइंट और मैं मिलने वाले हैं ओवर ब्रेकफ़ास्ट।" मैंने बोला, "तो तुम तो खाने वाले हो ना, उस पे मीटिंग क्या होती है?" तो बोलते हैं, "नहीं, जब ऑफ़िस में जाते हैं ना, तो एक बहुत ही फ़ॉर्मल एटमॉस्फ़ियर होता है, वो भी थोड़े से कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि 4 लोग देख रहे हैं तुम्हें एंड बहुत ही फ़ॉर्मल सेटिंग होती है ना, तो वहाँ पर इतनी खुल के बात नहीं हो पाती है।
तो मैंने बोला फिर ब्रेकफास्ट पे क्या होता है? तो बोलते हैं ब्रेकफास्ट पे हम लोग मिलते हैं, तो बिकॉज़ हम एक होटल में मिल रहे हैं, ऑफ़िस में नहीं है, तो क्लाइंट ऑटोमैटिकली थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाता है। अभी अगर वो रिलैक्स्ड हो गया, तो फिर हम अच्छे से बात करते हैं, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनता है, मैं भी बताता हूँ, हम इधर-उधर की बातें भी करते हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक-दूसरे को जानते हैं एंड यू बॉन्ड ओवर अ मील, तो देन ही एंड्स अप गिविंग अ गुड ऑर्डर। मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा है, तेरे तो फिर बहुत मज़े हैं कि कभी किसी के साथ ब्रेकफास्ट पे जा रहा है, कभी लंच पे जा रहा है। बोलते हैं इस तरीके से व्हेन यू आर नॉट इन ऑफिस, तो आइडियाज़ जब एक्सचेंज होते हैं एंड ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, दैट इज़ हाउ वी गेट मोर बिज़नेस। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कमिंग टुगेदर ओवर अ मील। मैम आज भी ऐसे ही होता है? नहीं, नहीं। मैं आपको सिर्फ़ एक आइडिया दे रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं कंपनियाँ इस तरीके से फ़ॉर्म होती हैं। आई एम नॉट टेलिंग दैट। मैं आपको सिर्फ़ बोल रही हूँ कि इस तरीके से बिज़नेस बनता है। इस तरीके से ऑर्गनाइज़ेशंस का आइडिया आता है कि चल साथ में करते हैं। फिर जब आप उस चीज़ को एक स्ट्रक्चर दे देते हो, जब स्ट्रक्चर दे देते हो तब कंपनी बनती है। तो ये जो कमिंग टुगेदर, डिस्कसिंग बिज़नेस, ओवर अ मील, ये एक्चुअली आपको सिर्फ़ एक आइडिया देता है, बॉन्ड करता है। फिर जब आप उसको एक स्ट्रक्चर दे देते हो, तब जाके वो एक कंपनी बनती है। आजकल जितनी भी कंपनीज़ है, जो भी मॉडर्न है, वो आपने देखा होगा ना इस फ़ोटो में ही, मतलब कितना ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। यस? सो फ्रॉम शेयरिंग ब्रेड टू शेयरिंग ड्रीम्स, दिस इज़ हाउ द कांसेप्ट ऑफ कंपनी वाज़ बोर्न। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको ब्रेकफास्ट पे और लंच पे मिलना चाहिए। नहीं, उस तरीके से आइडिया आता है। द आइडिया ऑफ शेयरिंग अ ब्रेड टुगेदर symbolizes trust, companionship and association. So this is how ideas are shared. एक वीडियो आपको दिखाती हूँ। अ, एक वेब सीरीज है अमेज़न पे, टाइटन की स्टोरी। टाटा की जो ब्रांड है ना टाइटन वॉचेस, उसकी स्टोरी है। अरे इतनी अमेजिंग वेब सीरीज है, अमेज़न प्राइम पे है। अगर आपके पास टाइम हो ना तो वो प्लीज़ देखना। इट्स अ ब्यूटीफुल, मतलब मुझे तो इतना मज़ा आ गया और इतनी अच्छी एक्टिंग की है, स्पेशली नसीरुद्दीन शाह, ही लुक्स लाइक जेआरडी टाटा। तो उसी का ना मैं एक आपको सीन बताती हूँ, तो आप अभी रिलेट कर पाओगे। मेरा जो फ्रेंड है ना, जो ब्रेकफास्ट मीटिंग की बात कर रहा था, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप ये वीडियो देखना, ठीक है? फिर उसके बारे में बात करते हैं। भाई साहब, ये टाइटन का ऑफिस कहाँ पर है? ऑफिस में क्या काम है? इंटरव्यू देने आया था मार्केटिंग हेड के लिए। आई थिंक यूर लेट। सब घर चले गए। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, मार्केटिंग उससे भी अच्छी होनी चाहिए। मैं तो टाइटन का वक्त बदलने आया था। तो कल ऑफिस आवर्स में आ जाओ, टाइटन के एमडी से मिल लो। उन्हीं से तो मिल रहा हूँ सर। आप है एमडी जक्सिस देसाई और आप है जीएम मिस्टर गोपालन। पहले क्यों नहीं आया तुम? जो चर्चा चाय पे यहाँ पर इनफॉर्मली हो सकती है, वो अंदर फॉर्मली कैबिन में करना कहाँ मजा आता है सर। ठीक है? तो ये केस में ही इज़ डिस्कसिंग बिज़नेस ओवर अ मील। यही तो है बिज़नेस, यही तो है आइडियाज़, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड दैट फॉर्म्स अ कंपनी। ओके? तो इसी तरीके से हमारी कंपनी फॉर्म हो गई है। यस, आज के लेक्चर में हमने कंपनी फॉर्म कर दी और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। कंपनी तो फॉर्म हो गई है, लेकिन अभी कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में बहुत सारे डेफिनेशंस लिखने हैं हमें। आर्टिकल्स विल कंटेन दोज डेफिनेशंस। तो क्या डेफिनेशंस होंगी, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो इन माय नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अ प्रीलिम। ये तो मेरी लाइव सेशन की ऑफलाइन वाली बुक है, ये वाली मेरी ऑनलाइन वाली बुक है। यस, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रिलिमिनरी चैप्टर, जहाँ पर हम इंट्रोडक्शन, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, एप्लीकेशन, ये सब के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल ऑल्सो स्टार्ट डिस्कसिंग द डेफिनेशंस। ठीक है? हमारी कंपनी फॉर्म हो गई है। अब हमें बहुत सारे टर्म्स डिफाइन करने हैं ताकि आगे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। जो भी कंपनी के साथ काम कर रहा है उसको पता हो कि ये वर्ड का हमारे लिए क्या मीनिंग है। तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे जहाँ पर हम प्रिलिमिनरी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड टुडेज सेशन। आप मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर बताना कि कोई चेंजेस चाहिए क्या, या फिर कुछ if you want me to make certain changes in whatever we are discussing, एंड जो भी आपका फीडबैक है मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करना, एंड इफ यू आर एंजॉयिंग तो कुछ अच्छा भी लिख के भेजना मुझे।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर जॉइनिंग टुडेज सेशन। मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ में एंड आई एम वेरी श्योर कि प्रैक्टिकली जब आप इस कॉन्सेप्ट को सीखोगे तो आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा। मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी टू नॉट मेक दिस थियोरेटिकल बट टू मेक इट वेरी प्रैक्टिकल फॉर यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर जॉइनिंग। प्लीज़ enjoy the remaining part of the day and I will see you in my next class where we continue our discussion. Thank you so much.